हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप भी यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2025 के लिए फॉर्म भर रहे हैं या तैयारी करें तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें जो रेलवे ग्रुप डी का आपको भर्ती है उसको लेकर दो नया नोटिस आया है जो कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दो नया नोटिस क्या आया है। सबसे पहला नोटिस यहाँ पर बात करें कि जितने भी लोग यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भर रहे हैं, जनरल कैटेगरी से हो या ओबीसी से या एससी से या एसटी से या ईडब्ल्यूएस से, तो सभी के लिए यहाँ पर कुछ नियम लाए गए हैं सर्टिफिकेट्स को लेकर। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी, फिर ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करेंगे। तो जो आपका जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसको क्या मांगा जा रहा है, ठीक है। जनरल कैटेगरी का बच्चा के पास जो है डोमिसाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डोमिसाइल, ठीक है, कि वो किस स्टेट का निवासी है, ठीक है। जिस भी स्टेट का वो निवासी है उस स्टेट का उसको निवास प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए, वो जनरल कैंडिडेट ही क्यों ना हो। लेकिन अब आते हैं रिजर्व्ड कैंडिडेट। अगर यहाँ पर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो देखिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो है दो तरह का होता है। एक कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है आपका सेंट्रल लेवल होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान से समझिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट दो तरह का होता है। एक स्टेट लेवल वाला तो होता है, एक सेंट्रल लेवल वाला। अब आपके पास कौन सा है पता नहीं, अगर आप गलती से स्टेट लेवल वाला का नंबर डाल देंगे, ठीक है, और सेंट्रल लेवल वाला नहीं डालते हैं, नहीं बनवाते, तो आगे चल के आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो स्टेट लेवल वाला यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ कौन सा लगेगा? आपका रेलवे ग्रुप डी में जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा कौन सा लगेगा? सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आगे चल के आपको बताएंगे सेफ जोन और मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में, और ये भी बताएंगे कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का लगेगा वो कैसा दिखता है। ऐसे में उसको एक पहचानने का एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल वाला रहेगा ना, उसको पहचानने का एक तरीका है कि उसके ऊपर में लिखा हुआ रहेगा दो लाइन इस तरह करके कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है तो ये आपका जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है। और यहाँ पर उसी का नंबर देना है। जब फॉर्म आप भर रहे हो ना, तो अगर आप चूज़ कर रहे हो ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट का ही नंबर देना है। उसका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होता है वो भी हम इस वीडियो का लास्ट में आपको सब कुछ दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए यहाँ पर बेस्ट बुक आ गया है चक्षु प्रकाशन की तरफ से, ठीक है। आपका चक्षु प्रकाशन की तरफ से जो है रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए बेस्ट बुक आपके लिए आ चुका है। इस बुक में आपको देखने को मिलेगा 2500 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, 4 सॉल्व क्वेश्चन पेपर और 25 प्रैक्टिस सेट। इस बुक की सबसे खास बात क्या है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए जो चक्षु प्रकाशन की जो बेस्ट बुक है, इसकी खास बात यह है कि इस बुक में जो आपका प्रैक्टिस सेट दिया रहता है, ठीक है, वो पहली बात तो सॉल्व रहता है जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, इसका जो आंसर्स दिया गया है, ठीक है, इसका जो आंसर्स दिया गया है वो डिटेल में भी आंसर दिया गया है। डिटेल में आंसर का ये फायदा होता है कि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 1 का बी का आंसर ऐसा क्यों होगा, तो वो आप डिटेल में आके आंसर देख सकते हो। हर आंसर आपका डिटेल में दिया रहता है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए चक्षु प्रकाशन के और भी बुक्स आते हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि आपका सामान्य ज्ञान का हो गया, ठीक है। सामान्य ज्ञान के साथ रीजनिंग के साथ साथ यहाँ पर मैथ, या आप पूरा प्रैक्टिस सेट ही खरीदना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ, तो ये वाला आप खरीद सकते हैं। सभी का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप रेलवे ग्रुप डी की बुक जो है चक्षु प्रकाशन का परचेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि आपका जो यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में मैंने बताया कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो आपके लिए जो है सेफ जोन कौन सा होने वाला है, ठीक है, सेफ जोन। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा नीचे चलेंगे आपको सेफ जोन बताने के लिए, और रास्ता में जो जो आते जाएगा, जैसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है यहाँ पर जो आपका होता है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि 3 गुना बच्चे को जो है पेट के लिए बुलाया जाएगा। तो लगभग शायद 22,000 वैकेंसी है, तो 3 गुना मतलब 66,000 बच्चा को जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अभी तो फॉर्म जो अप्लाई होगा लाखों में फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है, 50 लाख से ऊपर ही फॉर्म अप्लाई होगा इस 22,000 पोस्ट के लिए, ठीक है। तो अभी जो आप फाइट कीजिएगा बच्चा लोग में 50 लाख 60 लाख बच्चा में यहाँ पर फाइट कीजिएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर पास कर जाइएगा, एग्ज़ाम को पास कर जाइएगा, तो वहाँ पर सिर्फ 66,000 बच्चा को ही फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन इस 66,000 को भी थोड़ी लिया जाएगा। जब सेलेक्ट करने का समय आएगा तो मात्र 22,000 को ही सेलेक्ट किया जाएगा ना, मात्र 22,000 बच्चा को ही सेलेक्ट किया जाएगा। तो उस 66,000 में अगर आप फाइट कर लेते हैं तो आप आगे जो है जीत जाते हैं। यहाँ पर अगर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात करें तो लड़कों के लिए जो है 35 केजी का वजन उठाना है। देखिए मैं यहाँ पर मेल फीमेल लिख देता हूँ, ठीक है, ये मेल हो गया, ये आपका फीमेल हो गया। लड़कों के लिए 35 केजी का वजन उठाना है 100 मीटर तक, ठीक है, 2 मिनट के अंदर। लड़कियों के लिए 20 केजी का वजन उठाना है 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर। और लड़कों को 1000 मीटर दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में, और लड़कियों को जो है 1000 मीटर दौड़ना है 5 मिनट 40 सेकंड में। तो लड़कियों को थोड़ा जो है टाइम ज़्यादा दिया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे चलते हैं। इन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिखा है हर जगह कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। ये चीज़ आप याद रखिएगा। फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट शायद 2 मार्च है, तो 2 मार्च से पहले जो है आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसके भी बारे में आप अपने फॉर्म में ऊपर मेंशन कर रहे हो, ठीक है। जिसके भी जो भी डॉक्यूमेंट हो जाए, वही डोमिसाइल हो जाए या जो भी हो जाए। अब यहाँ पर हम सेफ जोन के बारे में अगर बात करें तो आपको यहाँ पर सभी जोन्स दिख रहे होंगे, ठीक है।
तो ये जो सभी जोन्स दिख रहे हैं, अहमदाबाद, अमजेर, बेंगलुरु, ठीक है, तो ये सभी जोन्स में से मैं सेफ जोन आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं बताऊंगा कि 1 नंबर पर ये सेफ जोन है, 2 नंबर पर ये सेफ जोन है। कौन कौन से सेफ जोन है मैं ये बता सकता हूँ आपको, ठीक है, कौन कौन से सेफ जोन है, इसको आप ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें सेफ जोन के बारे में, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे एक गुवाहाटी आप ले सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, गुवाहाटी हो गया। मुंबई, बहुत बच्चों का सवाल है कि मुंबई सेफ जोन क्यों है। मुंबई सेफ जोन इसलिए है क्योंकि जहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है वो भी एक तरह से सेफ जोन होता है। इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। एक आपका हो गया चेन्नई, ठीक है, और आपका यहाँ पर चेन्नई के बाद हो गया भुवनेश्वर और बिलासपुर। तो अगर आप इन सब जगह भरते हैं, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चेन्नई 3 हो गया, गुवाहाटी 4, 5, ठीक है, मिला के टोटल 5, तो आपका जो कट ऑफ रहेगा वो 60 से लेके 65 के बीच में 100 में से, ठीक है, ये रहा, ठीक है। बाकी अदर जगह आप भरते हैं तो 75 प्लस रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए मैं सभी के बारे में तर्क बता देता हूँ। गुवाहाटी जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा, गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। इधर कोई फॉर्म ज़्यादा नहीं भरना चाहता, जिसको जॉब लेना है वही फॉर्म भरता है और उसी के सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। मुंबई में ज़्यादा यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ ज़्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है। जिसका ये बेनिफिट है कि मान लीजिए कि किसी भी जोन में आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप किसी भी जोन में अप्लाई करते हैं, वहाँ पर 100 वैकेंसी है, तो लास्ट में तो टॉप 100 बच्चा को ही सिलेक्ट करेगा ना फिजिकल के बाद। तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं जहाँ वैकेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। कभी कभी वो होता है कि उल्टा भारी पड़ जाता है। चेन्नई जो है, चेन्नई बहुत दूर पड़ता है, ठीक है, बहुत मतलब साउथ में आपका पड़ता है, तो उधर कोई अप्लाई करना उतना नहीं चाहता। खास करके मैं बताता हूँ चेन्नई के बारे में से बात। चेन्नई में जो है कंपनीज़ है बहुत सारे, ठीक है, लोग को वहाँ पर जो है वो प्राइवेट जॉब करके भी वहाँ पर काम चला लेते हैं, अच्छा खासा कमा लेते हैं, इसलिए वहाँ के लोग जो है इतने गवर्नमेंट जॉब्स में इतने दिमाग नहीं लड़ाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा कट ऑफ कम जाने के चांसेस रहते हैं। और भुवनेश्वर और बिलासपुर का भी सेम हाल है, वहाँ पर भी आपको मतलब और सबके मुकाबले वहाँ पर जो है आपको कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे चलते हैं और भी जो डिटेल्स दिए गए हैं आपको बताए थे। सबसे पहले यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, देखिए SC ST के लिए जो है एनेक्सर 1 के हिसाब से, अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आप ये देख लीजिए सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कुछ इस तरीका से, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट श्रीमती कुमारी या जो भी है, ठीक है, सन डॉटर ऑफ विलेज टाउन, इस तरीका से। अब ये जो कास्ट सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं फॉर्मेट, आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा उससे मिलता जुलता ही होगा तो चलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। फिर OBC के लिए एनेक्सर 2 के हिसाब से, अब देखिए जो चीज़ मैं बात कर रहा था, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट टू द अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये चीज़ होना चाहिए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये सेंट्रल लेवल है। अब इसके जगह अगर आपके स्टेट का नाम लिखा हुआ है जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, ये सब, तो वो स्टेट लेवल हो जाता है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों में पैनिक नहीं करना है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ रेलवे ग्रुप डी के लिए, कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो 22,000 वैकेंसी है, आगे चल के 100% पहली बात तो इंक्रीज़ होगी। दूसरा, आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलता है। वेटिंग लिस्ट का क्या फ़ायदा होता है ना, कि जो भी आप कट ऑफ लाते हो, ठीक है, मान लो कि आपका 100 में से कट ऑफ जो गया 85 गया, आपने जो मार्क्स लाया, आपने मार्क्स लाया 82, आप कट ऑफ से 3 मार्क्स कम हो, 3 मार्क्स कम हो ना जी कट ऑफ से। कट ऑफ कितना गया 85, आपने मार्क्स लाए मात्र 82, 3 मार्क्स का गैप है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, ठीक है। अब मान लो 85 वाला कोई बच्चा जॉब छोड़ देता है, तो धीरे धीरे करके 84 वाला लिया जाएगा, फिर 83, फिर 82 वाला को लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको चांसेस मिलने के रहते हैं, ठीक है। तो आपको मन लगा के एग्ज़ाम देना है। मेन सब मैटर करता है आपके एग्ज़ाम पर कि आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है वो कितने अच्छे से देते हो। जितने भी बच्चे यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं, आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके यहाँ पर। रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस है कि रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म आप भर रहे हैं उसमें जो सैलरी लिखा हुआ है ये 7th पे कमीशन के हिसाब से है, ठीक है। भले आपका सैलरी जो है यहाँ पर 18,000 जो है बेसिक पे है, उसके बाद उसमें DA हुए जोड़ के जो आपको अभी सैलरी मिलता है रेलवे ग्रुप डी में 25 से 30,000 के बीच में। लेकिन अगर जो है आपका 7वां वेतन से जो है आपका 8वां वेतन जैसे कि उस पर भी इम्प्लीमेंट होकर सैलरी मिलेगा, तो आपको रेलवे ग्रुप डी में भी जो है मिनिमम जो है 45,000 से प्लस सैलरी ही आपको मिलेगा।